131 मेंबर पार्लियामेंट और लगभग 1000 से ज्यादा एमएलए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के चुनकर जाते हैं। वो सारे के सारे की औलाद है। 9 अगस्त 1942 को गांधी ने अंग्रेजों के विरोध में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। अगर इसी तरह से हमें समर्थन मिला तो हम लोग भी ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद हो जाएंगे। जन समर्थन पर निर्भर करता है। गांधी ने 3 करोड़ लोगों को मोबिलाइज किया था, अंग्रेज चले गए। 25 करोड़ लोगों को मोबिलाइज करो, ब्राह्मणों का बंदोबस्त हो जाएगा। ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर बरकरार है और ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर बरकरार है तो 131 मेंबर पार्लियामेंट हमारे प्रतिनिधि नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में उनको बोलने नहीं दिया जाता। वो जिस पार्टी के तरफ से चुनकर जाते हैं, कांग्रेस बीजेपी, उनको पार्लियामेंट में कौन बोलना चाहिए वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का मेंबर पार्लियामेंट निर्धारित नहीं करता। कांग्रेस और बीजेपी चलाने वाले जो ब्राह्मण लोग हैं वो डिसाइड करते हैं पार्लियामेंट में कौन बोलना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके मुंह पर कहा, तुम लोग नहीं आए थे तो हमारी ये हालत थी, बहुत बुरी हालत थी, तुम आ गए तो भी हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम पहले ही नालायक थे, तुम लायक लोग आ गए, फिर भी हम लोग नालायक के नालायक ही रहे। हम समझते थे कि तुम लायक लोग हो, अंग्रेज तो हमारी अंदर लायकियत पैदा करोगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा उधर अंग्रेजों के सामने तो गांधी जी ने देखा ये अंग्रेजों को नहीं छोड़ रहा, अंग्रेजों को नहीं बख्श रहा, तो राज अगर हमारा आ गया तो ये हमको भी छोड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे बोलने वाले लोग संसद में चुनकर नहीं जाने चाहिए। तो उनके कैसे लोग चाहिए, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कैसे प्रतिनिधि चुनकर जाने चाहिए उनके बारे में उन्होंने लिख कर रखा, दे आर ओपनिंग देयर माउथ ओनली फॉर योइंग। वो ऐसे लोग चुनकर जाने चाहिए जो संसद में मुंह खोलने वाले नहीं होने चाहिए। और यदि उन्होंने संसद में मुंह खोला ही तो वो केवल जमाई देने के लिए खोलना चाहिए, इसके अलावा मुंह खोलना ही नहीं चाहिए। दे आर ओपनिंग देयर माउथ ओनली फॉर योइंग, जमाई देने के लिए मुंह खोलना चाहिए, अन्यथा मुंह ही नहीं खोलना चाहिए। ऐसे प्रतिनिधि संसद में चुनकर जाना चाहिए, ऐसा गांधी जी को लगता है, कांग्रेस को लगता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। अंग्रेज एक पार्टी थी और चूंकि उनके पास सारी सत्ता नियंत्रण में थी और भारत के ब्राह्मणों के द्वारा आजादी का आंदोलन चलाया जा रहा था, तो बाबा साहब अम्बेडकर को ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि यदि अंग्रेज चले गए तो अंग्रेज की जगह ब्राह्मण भारत के हुक्मरान हो जाएंगे। ये उनकी केवल आशंका नहीं थी, बल्कि आज के तारीख में आज़ादी मिलने के 75 साल के बाद आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, 76% प्रशासन पर ब्राह्मणों का कब्जा है। IAS, IPS, IRS जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, उसमें आज के तारीख में 76% ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोगों का कब्जा है। और जो राजनीतिक सत्ता है, कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है और बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। राजनीतिक सत्ता पर 100% कब्जा है। ये उन लोगों ने कंफर्म कर दिया, पक्का कर लिया कि अंग्रेजों के जाने के बाद में यदि संविधान लागू भी हो गया और संविधान में एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा, प्रौढ़ मताधिकार के द्वारा हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला और आज 18 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला हुआ है और 100 में 85% वोट हमारे हैं। इसके बावजूद भी कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। कांग्रेस की स्थापना ब्राह्मणों के द्वारा की गई थी, बीजेपी की स्थापना RSS के ब्राह्मणों द्वारा की गई और इस तरह से कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों ब्राह्मणों की पार्टियां हैं। इसमें तमाम हमारे SC और ST के लोगों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। 17 अगस्त 1932 को बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से लड़ झगड़ कर सेपरेट इलेक्टोरेट हासिल किया था। हमारे तमाम नौजवान लोग हैं, उन लोगों को कुछ पता है नहीं, जानकारी नहीं है। सेपरेट इलेक्टोरेट हासिल किया था और सेपरेट इलेक्टोरेट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को लागू होना था। तो इससे क्या होता कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को अपने अपने चुनाव क्षेत्र होते, जैसे आज है वैसे नहीं।
शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के चुनाव क्षेत्र होते। शेड्यूल कास्ट का चुनाव क्षेत्र होता, उसमें चुनाव क्षेत्र में वोट डालने का अधिकार केवल शेड्यूल कास्ट को होता, उसमें चुनाव लड़ने का अधिकार केवल मात्र शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को होता। तो इससे क्या होता, ब्राह्मणों को और तत्सम ऊंचे जाति के लोगों को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट चुनने का अधिकार नहीं होता। कितने लोगों को ये जानकारी है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज्ञान है, जानकारी भी नहीं है। ज्ञान तो बहुत बड़ी बात है। हमारे लोगों को जो पढ़े लिखे हैं, मैं अनपढ़ लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़े लिखे लोगों को ये जानकारी नहीं है कि 17 अगस्त 1932 को अंग्रेजों से लड़ झगड़ कर बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार हासिल किया था। ये सेपरेट इलेक्टोरेट शेड्यूल कास्ट का चुनाव क्षेत्र था, शेड्यूल ट्राइब का चुनाव क्षेत्र था। उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ही लोगों को वोट देने का अधिकार था और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को ही अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ने का अधिकार था। ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोगों को वहां पर वोट देने का अधिकार नहीं था। उनको उनके संख्या के लिए अलग छोड़ दिया गया। इससे क्या होता, इससे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, जो सबसे ज्यादा लड़ाकू किस्म का आदमी है, जो हमारी लड़ाई पार्लियामेंट में और संसद में और विधानसभा में सबसे ज्यादा लड़ाकू तरीके से लड़ता, वही उस चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ता और चुनाव जीतता। तो अगर आज के तारीख में उसका विश्लेषण किया जाए तो 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के होते। जब ये लड़ाई चल रही थी और बाबा साहब अम्बेडकर ने ये अधिकार अंग्रेजों से हासिल कर लिया था, तो इसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया। बिहार के लोगों को गांधी जी के प्रति थोड़ा सा अतिरिक्त अनुराग है, कोई खास वजह है नहीं। वो उनको कहते वो बनिया थे, और बिहार का बनिया मोस्ट बैकवर्ड है। बैकवर्ड भी नहीं है, मोस्ट बैकवर्ड है। गांधी बैकवर्ड नहीं है, गांधी वर्ण व्यवस्था में तीसरे वर्ण का है। वो ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य है। बिहार का जो मोस्ट बैकवर्ड है वो वैश्य नहीं है, वो बैकवर्ड भी नहीं है, वो मोस्ट बैकवर्ड है। बैकवर्ड में भी और ज्यादा बैकवर्ड है। कर्पूरी ठाकुर कौन थे? कर्पूरी ठाकुर बैकवर्ड नहीं थे। ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को समाज शास्त्र का भी थोड़ा ज्ञान देना जरूरी है। बिहार के लोगों को ज्यादा है मेरे से, मगर मैं उससे भी थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। कर्पूरी ठाकुर बैकवर्ड नहीं थे, मोस्ट बैकवर्ड। शायद पहली बार ही सुन रहे होंगे आप कि कर्पूरी ठाकुर बैकवर्ड नहीं थे। कर्पूरी ठाकुर बैकवर्ड नहीं थे, मोस्ट बैकवर्ड थे। और सवर्ण राजनीति, ब्राह्मण राजनीति जो समाजवादी लोग थे, उन लोगों को मालूम था कि यादव लोगों को अगर पिकअप करते, चूज करते और पिकअप करते, तो वो यादव ब्राह्मण के सर पर बैठ सकता था जैसे लालू जी बैठ गए। ये खतरा ब्राह्मणों को जो समाजवादी आंदोलन चला रहे थे उनको मालूम था, ऐसा हो सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, किसी यादव को या अपर लेयर बैकवर्ड को उन्होंने चूज नहीं किया, पिकअप नहीं किया और उनको सामने नहीं लाया, उनको प्रमोट नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया, मोस्ट बैकवर्ड को चूज किया, पिकअप किया और प्रोजेक्ट किया। ये बहुत माइक्रो एनालिसिस है। लालू प्रसाद यादव भी, उनका कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, वो जनता पार्टी में थे, जनता पार्टी में थे। राष्ट्रीय स्तर पर जो जनता पार्टी थी उसमें थे, और वो जनता पार्टी के लोगों ने उनको आसानी से लीडरशिप दी, ऐसा नहीं, झगड़ा हुआ बड़ा। तो उन्होंने अपने से ले लिया, वो नहीं मान रहे थे दिल्ली वाले, तो उन्होंने अपना ही अलग कर लिया। ये आपके लोगों के बिहार के सामने का इतिहास है। तो मैं आप लोगों को ये बात समझा रहा हूँ कि मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को, जो ब्राह्मणों की राजनीति है, जो समाजवादी अपने को कहने वाले थे, उन लोगों ने ये सारा खेल खेला। तो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा अंग्रेजों को अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की और उन्होंने अंग्रेजों से ये लड़ झगड़ कर हासिल किया। तो इससे क्या होता आज के तारीख में, वैसे के वैसे अगर रहता, सेपरेट इलेक्टोरेट अगर रहता, तो आज क्या होता, पार्लियामेंट में, दिल्ली में 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के होते, और दिल्ली में कांग्रेस का कोई भी ब्राह्मण प्रधानमंत्री बनना चाहता तो उसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का समर्थन लिए बगैर वो प्रधानमंत्री ही नहीं बन सकता। मिनिमम सिंपल मेजॉरिटी के लिए 543 में से
272 सीटें सिंपल मेजोरिटी के लिए चाहिए थी। अगर 272 सीटें मिलती तो 544 होता, तो एक सीट ज्यादा होती, तो उसको बहुमत मिल जाता। इसलिए 272 सीट से सिंपल मेजोरिटी होती, उसमें 131 केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के होते। किसी भी व्यक्ति को दिल्ली में प्रधानमंत्री बनना है तो प्रधानमंत्री बनने के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के सपोर्ट के बगैर प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो सेपरेट इलेक्टोरेट में चुनकर जाते, वो कांग्रेस के मर्जी से चुनकर नहीं जाते, बीजेपी के मर्जी से चुनकर नहीं जाते। इसका मतलब है ब्राह्मण के मर्जी से चुनकर नहीं जाते, अपने मर्जी से चुनकर जाते, तो ब्राह्मणों को इनका समर्थन लेना पड़ता। तो गांधी जी ने ये खतरा पहले भाप लिया। लोगों को लगता है गांधी जी महात्मा थे, वो उसको मैं शैतान मानता हूँ। गांधी शैतान थे, यानी उनके अंदर ब्राह्मणवाद का शैतान छुपा हुआ था। तो उन्होंने सोचा अरे ये तो सारा का सारा हम लोगों को इनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता। इसलिए गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन किया। जब आमरण अनशन किया तो आप लोगों को सुनकर थोड़ा हैरानी होगी, बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोगों ने बाबा साहब आम्बेडकर के विरोध में गांधी जी का साथ दिया। इतिहास की बात है, हिस्टोरिकल बात है, तो आपको ये सत्य बताना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे तो अलावा कोई बता नहीं सकता, क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आता। तो बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने गांधी जी का साथ दिया। गांधी जी का साथ देने की वजह से सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म हो गया, ज्वाइंट इलेक्टोरेट आ गया। अभी 131 मेंबर पार्लियामेंट अभी भी चुनकर जाते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर चाहते वैसा भी चुनकर जाते थे, मगर उसके विरोध में गांधी जी ने अनशन किया, उपवास किया, और उपवास करने की वजह से वो सारी योजना रद्द करनी पड़ी, और बाबा साहब आम्बेडकर और गांधी के बीच में पूना पैक्ट हुआ, और पूना पैक्ट होने की वजह से जॉइंट इलेक्टोरेट आ गया। जॉइंट इलेक्टोरेट आने से क्या हुआ, शेड्यूल कास्ट के चुनाव क्षेत्र में, शेड्यूल ट्राइब के चुनाव क्षेत्र में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का ही कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता है। ये बरकरार रहा, लड़ सकता है, मगर वोट देने का एससी और एसटी के चुनाव क्षेत्र में ब्राह्मण को अधिकार होगा। क्या बदलाव हुआ, एससी और एसटी के चुनाव क्षेत्र में ब्राह्मण को वोट देने का अधिकार होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा, वोट देने का अधिकार होगा। तो वोट देने का अधिकार होगा, तो उन्होंने क्या किया, वोट देने के अधिकार का उपयोग और प्रयोग करते हुए उन्होंने ऐसे दलाल और लोगों को चॉइस किया और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का कैंडिडेट बनाया, और कैंडिडेट बनाकर उसको पैसा दिया, उसको टिकट दिया, उसका प्रचार किया, और सब कुछ करने के बाद उसको चुनवा कर लाया, और चुनवा कर लाने के बाद वो एमपी हो गया। वो एमपी हो गया, मेंबर पार्लियामेंट हो गया। वो आज भी 131 मेंबर पार्लियामेंट आज भी है। वो नाम हमारा लेते हैं, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का नाम लेते हैं, बाप वो है, नाम हमारा लेते हैं, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का नाम लेते हैं, बाप वो है। जब बाप कोई और होता है, नाम किसी और का होता है, और बाप कोई और होता है, तो उसे समाज में की औलाद कहते हैं। सामान्य बात बता रहा हूं, सामान्य जो समाज में प्रचलित है, उसे हराम की औलाद कहते हैं, की औलाद कहते हैं। तो 131 मेंबर पार्लियामेंट और लगभग 1000 से ज्यादा एमएलए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के चुनकर जाते हैं, वो सारे के सारे हरामी की औलाद है। मैं किसी इंडिविजुअल एमएलए और एमपी को हरामी की औलाद नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये व्यवस्था हरामी की औलाद पैदा कर रही है। अरे समझ में आ रहा, ए व्यवस्था हरामी की औलाद पैदा कर रही है। तो मेरा ऑब्जेक्शन हरामी की औलाद पैदा करने वाली व्यवस्था के विरोध में है। व्यवस्था के विरोध में बोलने के लिए संविधान में आर्टिकल 19 के तहत मुझे मौलिक अधिकार है। संविधान के आर्टिकल 19 के तहत मुझे बोलने का अधिकार है,
ये केवल अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इसके तहत बोल रहा हूं। वो व्यवस्था बता रहे हैं, ये व्यवस्था है जॉइंट इलेक्टोरेट जो गांधी ने हमारे लोगों पर थोपा। उस व्यवस्था ने दलाल और पैदा किए। जॉइंट इलेक्टोरेट ने क्या किया? दलाल और पैदा किए। तो ये दलाल और के पिताश्री का नाम क्या है? पिताश्री का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। डॉक्यूमेंट्री, काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं, डॉक्यूमेंट्री बोल रहा हूं। और उनको मानने वाले, चाहने वाले लोगों को बड़ी खुशी होती है। इसने हमारा सबसे बड़ा अधिकार छीन लिया। वो क्या लिया? वोट का अधिकार, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का अधिकार छीन लिया। क्यों? हम जिसको चुनकर लाना चाहते हैं वो चुनकर आता नहीं है। हम जिसको चुनकर लाना नहीं चाहते वही चुनकर आता है। इसका मतलब यह है कि हमारा वोट का अधिकार 0 हो गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान सभा का गठन हुआ तो संविधान सभा को स्टेट्स एंड माइनॉरिटी नाम का मेमोरेंडम दिया और उसमें लिखा कि पूना पैक्ट ने और पॉलिटिकल रिजर्वेशन ने हमारे लोगों का क्या नुकसान किया। तो उन्होंने लिखा, अंग्रेजी में लिखा, आपको बताता हूं अंग्रेजी में क्या लिखा। पूना पैक्ट डिसफ्रेंचाइज्ड आवर पीपल। पूना पैक्ट डिसफ्रेंचाइज्ड आवर पीपल। फ्रेंचाइज का क्या मतलब है? मताधिकार। फ्रेंचाइज का अर्थ होता है मताधिकार। डिसफ्रेंचाइज का मतलब है मताधिकार के अधिकार से वंचित करना। तो पूना पैक्ट ने हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को जो वोट का अधिकार है उस अधिकार से उसे वंचित कर दिया। ये बात जब हुई तो बैकवर्ड क्लास के लोगों ने दलाल और भड़वे पैदा करने के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में पूना पैक्ट लागू करने के लिए बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोगों ने गांधी जी का साथ सहयोग किया। उसका परिणाम क्या हुआ? जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर दलाल और भड़वे पैदा हुए, ब्राह्मणों ने उन दलाल और का इस्तेमाल ओबीसी के खिलाफ किया। अरे बिहार के लोगों को बहुत खास बात बता रहा हूं, बिहार के लोगों को बहुत खास बात बता रहा हूं। यदि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सेपरेट इलेक्टेड होता, 17 अगस्त 1932 का होता, तो बैकवर्ड क्लासेस की गिनती का मामला अभी भी पेंडिंग है। अगर वो होता सेपरेट इलेक्टेड तो 1950 के पहले ही ओबीसी की जाति आधारित गिनती हो गई होती। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा अधिकार क्या है? वोट का अधिकार है। तो वोट का अधिकार किस लिए है? तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाने चाहिए। अगर विधानसभा में और लोकसभा में हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारे प्रतिनिधि चुनकर नहीं जाते हैं तो फिर हमारे लिए लोकतंत्र का क्या मतलब? हमारे लिए लोकतंत्र का तो कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए लोकतंत्र का मतलब तब है जब हमारे लोग विधानसभा में और लोकसभा में चुनकर जाएंगे। ये बात हम लोगों को समझना होगा। दूसरी बात, जो चुनकर जाते हैं वो रियल रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। आप लोग एमएलए को चुनकर देते हैं, एमपी को चुनकर देते हैं। संविधान के अनुसार उनको क्या कहा जाता है? संविधान के अनुसार उनको जनप्रतिनिधि कहा जाता है कि ये लोग जनप्रतिनिधि है, राजा नहीं है, जनप्रतिनिधि है। जनता ने उनको चुना है और जनता ने उनको 5 साल के लिए चुना है, हमेशा के लिए नहीं चुना है, 5 साल के लिए चुना है। राजाशाही होती थी तो क्या होता था? राजाशाही में जो राजा होता था सारा सत्ता का केंद्र उनके नियंत्रण में होता था। राजा के घर में राजा पैदा होता था, रानी के पेट से राजा पैदा होता था। हमारे घर में तो बच्चा पैदा होता है मगर उनके घर में राजा पैदा होता है। तो राजा के घर में राजा पैदा होता था, इसलिए राजशाही उसको माना जाता। तो राजशाही खत्म करके लोकतंत्र आया तो लोकतंत्र तभी सफल माना जा सकता है जब रिप्रेजेंटेशन हो। शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को संख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन हो। ये आजादी के आंदोलन में बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी और इसी की वजह से अंग्रेजों ने 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किया और उस कम्युनल अवार्ड में हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन का अधिकार बहाल किया ताकि हमारे लोग संख्या के अनुपात में एमएलए, एमपी अर्थात प्रतिनिधित्व चुनकर जाए।
तो जिस मकसद के लिए ये व्यवस्था बनाई गई थी, तो क्या हमारे प्रतिनिधि चुनकर जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं, उसको रोका गया। ज्वाइंट इलेक्टोरेट 10 साल के लिए बनाया गया था। गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में जो पूना पैक्ट हुआ वो 10 साल के लिए था। तो 2020 में, अभी 25 चल रहा है, 2020 में फिर वो पार्लियामेंट में बीजेपी के लोगों ने पार्लियामेंट में रखा। हम लोग कांग्रेस को ही नालायक कहते थे कि ये नालायक लोग है, ये हरामखोर लोग है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी वो हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। तो इसलिए जो काम हम सोचते थे कि अरे ये बीजेपी वाले कांग्रेस को विरोध कर रहे हैं, तो वो काम बीजेपी वाले नहीं करेंगे। बीजेपी वाले भी वही कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी वाले भी ब्राह्मण हैं, कांग्रेस वाले भी ब्राह्मण हैं, और ये ब्राह्मणों ने हमारे रिप्रेजेंटेशन के अधिकार को खत्म कर दिया। ब्राह्मण चाहे बीजेपी का हो, ब्राह्मण चाहे कांग्रेस का हो, तो ब्राह्मण होता है। ये बात समझाने के लिए बता रहा हूं आप लोगों को। तो बीजेपी के लोगों ने 2021 को पार्लियामेंट में बिल सबमिट किया और 10 साल के लिए ये दलालों और बड़वों की व्यवस्था और 10 साल रहेगी, एक कानून पास कर दिया। तो ये व्यवस्था जो है दलाल पैदा करने की, ये ब्राह्मणों की साजिश का हिस्सा है। ये बात साथियों हम लोगों को समझना चाहिए। अभी एक पत्रकार ने मेरा इंटरव्यू लिया, तो वो पत्रकार से मुझे जानकारी मिली कि हमारे में से जो कुछ पढ़े लिखे लोग, थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे, प्रोफेसर हो गए, तो लोग उसको ज़्यादा पढ़ा लिखा मानते हैं। प्रोफेसर हमारे समाज में पढ़ा लिखा हो गया, तो उसको लोग क्या बोलते, अरे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। बाबा साहब अम्बेडकर भी प्रोफेसर थे। तो हमारे अंदर कुछ लोग जो है प्रोफेसर है, तो वो जो प्रोफेसर है वो लोग क्या कहते हैं मुझे, अरे मेश्राम वो 1932 की बात करते रहता है। वो क्या कहते हैं, वो पत्रकार ने मुझे बताया, मुझे मालूम नहीं था। वो बोलते प्रोफेसर, अरे वो हम मेश्राम 1932 की ही बोलते रहता है। अरे भाई मैं 1932 की नहीं बोलता, मगर वो हर 10 साल वो 10 साल साले छोड़े ही नहीं रहे। वो मामला अब 32 का नहीं रहा, वो हर 10 साल रिन्यू करते हैं और हर 10 साल बाद वो कानून पास करते हैं। तो मामला 32 का नहीं रहा। 2021 में बीजेपी के लोगों ने, नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में बिल पास करके किया। जो कांग्रेस वाले ही करते थे, बीजेपी वालों ने भी कर दिया। क्योंकि कोई भी ब्राह्मण, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रियल रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में नहीं चाहता कि वहां बोलने वाला आदमी हो। पार्लियामेंट में चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, हथियार, तलवार चलती नहीं है। पार्लियामेंट में चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, हथियार, तलवार चलती नहीं है। क्या चलती है? जबान चलती है। क्या चलती है? जबान चलती है। जैसे मैं जबान चला रहा हूँ, वो सोचते थे मेश्राम के जैसे ही लोग अगर मान लो संसद में गए और पार्लियामेंट में गए तो तलवार की तरह जबान चलाएंगे। तो तलवार की तरह जबान चलाने वाले लोग नहीं। हाजी 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 हाजी, तुम गधे थे, तुम गधे हो, हाजी तुम्हारा बाप गधा था, हाजी तुम्हारा दादा गधा था, हाजी। तो हमारे जो लोग हैं जो पार्लियामेंट में या विधानसभा में गए, उनको ऐसे लोग चाहिए। हाजी हाजी कुछ भी करो, हाजी। तो जो हाजी हाजी करने वाले लोग हैं वो समाज के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते। बाबा साहब अम्बेडकर भी रिप्रेजेंटेटिव थे। वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों ने उनको इनवाइट किया, तो अंग्रेज लोग, उनका राजा और वो सब प्रधानमंत्री और मंत्री वो सुनते थे उधर। उनके सामने बाबा साहब अम्बेडकर उठकर खड़े हो गए और अंग्रेजी में बोलने लगे। तो अंग्रेजों को लगा, अरे इतना अंग्रेजी तो अच्छा हम भी नहीं बोल सकते। बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिया। तो अंग्रेजों ने क्या सोचा, अरे इतना बढ़िया अंग्रेजी, तो साले हम अंग्रेज वो जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है, इतना बढ़िया अंग्रेजी तो हम भी नहीं बोल सकते। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके मुंह पर कहा, रिकॉर्ड में है इसलिए बोल रहा हूं, क्या कहा, तुम लोग नहीं आए थे तो हमारी ये हालत थी, बहुत बुरी हालत थी। तुम आ गए तो भी हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम पहले ही नालायक थे, तुम लायक लोग आ गए, फिर भी हम लोग नालायक के नालायक ही रहे। हम समझते थे कि तुम लायक लोग हो, अंग्रेज तो हमारी अंदर लायकियत पैदा करोगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा उधर अंग्रेजों के सामने तो गांधी जी ने देखा, अरे ये अंग्रेजों को नहीं छोड़ा, कल मेरा राज आएगा
तो ये अंग्रेजों को नहीं छोड़ रहा, अंग्रेजों को नहीं बख्श रहा, तो राज अगर हमारा आ गया तो ये हमको भी छोड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे बोलने वाले लोग संसद में चुनकर नहीं जाने चाहिए। तो उनके कैसे लोग चाहिए, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कैसे प्रतिनिधि चुनकर जाने चाहिए उनके बारे में उन्होंने लिख कर रखा, दे आर ओपनिंग देयर माउथ ओनली फॉर योइंग। वो ऐसे लोग चुनकर जाने चाहिए जो संसद में मुंह खोलने वाले नहीं होने चाहिए। और यदि उन्होंने संसद में मुंह खोला ही तो वो केवल जम्हाई देने के लिए खोलना चाहिए, इसके अलावा मुंह खोलना ही नहीं चाहिए। दे आर ओपनिंग देयर माउथ ओनली फॉर योइंग, जमाई देने के लिए मुंह खोलना चाहिए, अन्यथा मुंह ही नहीं खोलना चाहिए। ऐसे प्रतिनिधि संसद में चुनकर जाना चाहिए, ऐसा गांधी जी को लगता है, कांग्रेस को लगता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। जब मैं ये बात कहता हूं, आज कहता हूं, 2025 को कहता हूं, तो हमारे में से जो प्रोफेसर लोग हैं पढ़े लिखे, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, ओबीसी का प्रोफेसर है, वो क्या बोलते, अरे मैं 32 की बात कर, अबे अभी बोल रहा वो नालायक हमारा प्रोफेसर पार्लियामेंट में, वो नालायक कुछ बोल नहीं रहा प्रोफेसर। उसको पढ़ाने के लिए जब कहा जाता है तो वो प्रोफेसर 50 मिनट का क्लास लेता है, 50 मिनट तक बोलता है। क्लास जो है 50 मिनट तक चलता है, मगर पार्लियामेंट में बोलने के लिए कहा जाए तो दे आर ओपनिंग देयर माउथ ओनली फॉर योइंग, केवल जमाई देने के लिए मुंह खोलते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजना नहीं चाहते। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही। अगर ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही और ये बात अभी भी हो रही है, 131 मेंबर पार्लियामेंट और 1000 से ज्यादा एमएलए हमारे चुनकर जाते हैं और वो पार्लियामेंट में बोलते ही नहीं। जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे वही बात अभी भी हमारे सामने है, बोलते ही नहीं है। हमारा जो दुख दर्द है, पार्लियामेंट में रिपोर्ट सबमिट होता है कि देश भर में एससी एसटी लोगों पर एट्रोसिटीज की भरमार हो गई है। होम डिपार्टमेंट का रिपोर्ट आता है, पार्लियामेंट में सबमिट किया जाता है, वहां हमारे जो 131 मेंबर पार्लियामेंट एससी एसटी के बोलते ही नहीं। जो सारे देश भर में एट्रोसिटी हो रही है और 131 मेंबर पार्लियामेंट है, 1000 से ज्यादा एमएलए है, ये होना नहीं चाहिए, एट्रोसिटी होनी नहीं चाहिए। और अगर एट्रोसिटी हो रही है तो इसका मतलब है ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर बरकरार है, और ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर बरकरार है तो 131 मेंबर पार्लियामेंट हमारे प्रतिनिधि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो रोक लगाने में कामयाब नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में उनको बोलने नहीं दिया जाता। वो जिस पार्टी के तरफ से चुनकर जाते हैं, कांग्रेस बीजेपी, उनको पार्लियामेंट में कौन बोलना चाहिए वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का मेंबर पार्लियामेंट निर्धारित नहीं करता। कांग्रेस और बीजेपी चलाने वाले जो ब्राह्मण लोग हैं वो डिसाइड करते हैं पार्लियामेंट में कौन बोलना चाहिए। इसलिए साथियों, ये बात मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि वो जो पत्रकार मुझे कह रहे थे कि आप पुरानी 32 की बात कर रहे हो, 32 की बात कर रहे हो, अरे अभी भी वही चल रहा है, अभी भी वही चल रहा है। और वो जो पढ़े लिखे प्रोफेसर है, उन गधों को, नालायकों को, सालों को कुछ पता ही नहीं। और प्रोफेसर किसने बनाया उन नालायकों को, वो मुझे समझ में नहीं आता। उनको प्रोफेसर क्यों बनाया गया? ऐसे लोगों को एक समस्या, उनको डाटा नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, उनको हमारा 2000 साल पहले का इतिहास मालूम नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, अरे 100 साल पहले का इतिहास मालूम नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा 2000 साल पहले का इतिहास मालूम नहीं है। अबे 1932, अभी 2032 तो आया नहीं, यानी 100 साल पूरे हुए नहीं, तो 100 साल अभी पूरे नहीं हुए, वो इतिहास उसको मालूम नहीं है। 2000 साल पहले क्या हुआ, अरे वो छोड़ो, अभी का मालूम नहीं उसको। हम लोग ये बातें आप लोगों को क्यों बता रहे हैं? ये भी एक सवाल है, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब इतने पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं है तो हमें समझ में आता है, फिर लोगों को पता नहीं है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। किसी गलत बात को रोकना है तो रोकने का पहला काम है उसके बारे में जागृत कर दो।
लोग सतर्क हो जाते हैं। पहली बात हम लोग कर रहे हैं, हम लोग उस बात को रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं। दूसरी बात, हम इस विषय पर लोगों को जागृत करना चाहते हैं। तीसरी बात, संगठित करना चाहते हैं। संगठित क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इस परिस्थिति में बदलाव चाहते हैं। इस परिस्थिति में बदलाव चाहते हैं। बदलाव कैसे होगा? जन लोगों का हमें समर्थन मिलेगा। अगर समर्थन मिला तो हमारी संगठन की ताकत बढ़ेगी, संगठन की शक्ति बढ़ेगी। जब संगठन की शक्ति बढ़ेगी तो हम लोग इसमें बदलाव ला सकते हैं। इसलिए कह रहे, हमें मालूम है लोगों का समर्थन मिला, हमें ताकत मिली, हमें इसमें बदलाव कर देंगे। ये जो जॉइंट इलेक्टेड है इसे खत्म कर देंगे, दलाल और भड़वो पैदा होना ही बंद हो जाएगा। ये संगठित शक्ति के बल पर संभव है। तो संगठित शक्ति के बल पर संभव है। तो ये अभी हमने 769 जिले है भारत में, उसमें से 625 जिलों में संगठन बना लिया। ये तो बहुत बड़ा संगठन हमने बना लिया। मैं तो जिंदगी के 19 साल की उम्र से मैं ये काम कर रहा हूँ। अभी 67 साल की मेरी उम्र हो गई है। 19 साल से 48 साल से ज़्यादा समय हो गया। 625 जिलों में विशाल संगठन खड़ा कर दिया। उधर ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर, बांग्लादेश के बॉर्डर तक सारे देश भर में संगठन खड़ा कर दिया। इतना विशाल संगठन खड़ा कर दिया। और अब हम लोग आंदोलन करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हर 6 महीने में आंदोलन करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और आंदोलन क्यों कर रहे हैं? अब हम पढ़े लिखे लोगों को केवल मात्र इकट्ठा नहीं करना चाहते, हम लोग अनपढ़ों को भी इकट्ठा करना चाहते हैं, मासेस को भी इकट्ठा करना चाहते हैं, साधारण लोगों को भी इकट्ठा करना चाहते हैं, ताकि बड़े पैमाने पर जन समर्थन हमें मिले। जन समर्थन मिलेगा तो मामला हल हो जाएगा। 9 अगस्त 1942 को गांधी ने अंग्रेजों के विरोध में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। अगर इसी तरह से हमें समर्थन मिला तो हम लोग भी ब्राह्मणों के गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे। जन समर्थन पर निर्भर करता है। तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को जिले तक संगठन बनाना है। तो आप कोशिश करो जिले तक संगठन बनाना है। फिर जिले के बाद तहसील, तो तहसील में संगठन बनाओ। फिर तहसील से नीचे ब्लॉक में संगठन बनाओ। फिर उसके नीचे न्याय पंचायत में संगठन बनाओ। तो शायद बिहार में तो न्याय पंचायत भी होता है। फिर उसके बाद नीचे ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में संगठन बनाओ। ग्राम पंचायत के नीचे ग्राम है, ग्राम में संगठन बनाओ। ग्राम के नीचे बूथ है, बूथ में संगठन बनाओ। बूथ के नीचे, बूथ में 1000 वोटर होते हैं और 1000 वोटर में शेड्यूल कास्ट होंगे, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट होंगे, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट होंगे, शेड्यूल ट्राइब होंगे, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब होंगे, एमबीसी होंगे, ओबीसी होंगे और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत होंगे। तो ऐसे 14 सामाजिक समूह के लोग होंगे। इन सारे लोगों के बीच में जाकर संगठन बनाओ, विशाल संगठन का मामला ढांचा खड़ा हो जाएगा और 2 करोड़ सामाजिक समूह देश में गठित हो जाएंगे। अब 2 करोड़ सामाजिक समूहों का संगठन खड़ा होगा तो हम लोग इस देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को आंदोलन में मोबिलाइज करने में कामयाब हो जाएंगे। 9 अगस्त 1942 को गांधी ने 3 करोड़ लोगों को मोबिलाइज किया था, अंग्रेज चले गए। 25 करोड़ लोगों को मोबिलाइज करो, ब्राह्मणों का बंदोबस्त हो जाएगा। मुंह की भाप निकालने से नहीं होगा, केवल मुंह की भाप निकालने से नहीं होगा। संगठित शक्ति निर्माण करने का काम करो तो होगा, कुछ भी करने से नहीं होगा। आप लोग फील्ड में जाकर ब्राह्मण को डराने का काम करते हुए, ऐसा कुछ लोगों ने मुझे बताया। डराने का काम मत करो, ब्राह्मणों को डराने का काम मत करो। ब्राह्मण को डराओगे, ब्राह्मण समय के पहले जाग जाएगा। ब्राह्मण को जगाने के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं, आप लोगों को जगाने के लिए बोल रहा हूं। मैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी, इन लोगों को जगाने के लिए बोल रहा हूं। अपने लोगों को जगाओ, ब्राह्मणों को डराओ मत, क्योंकि डरने से जाग जाएगा। ब्राह्मणों को डराओ मत, जगाओ मत, अपने लोगों को जगाओ।